गाइस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 2D एनिमे सीरीज और होप सो ये एनिमे सीरीज आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा इसका नेक्स्ट सीजन अपलोड करने के लिए। तो बिना देर किए इस एनिमे सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डीमन कमांडर माइक को और उसके बगल में उसका साथी पिगी होता है। तभी पिगी कहता है कि मास्टर हमारी डीमन आर्मी इवेलिया सिटी पे अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तभी कमांडर कहता है कि हमारी आर्मी से ये कह दो कि वो इवेलिया सिटी के एंट्रेंस गेट को तोड़ करके अंदर घुस करके इस सिटी को जल्द से जल्द अपने कब्जे में कर लें, क्योंकि हमारे डीमन लॉर्ड का ये आदेश है। ये सुनकर के पिगी कहता है कि मास्टर मेरे मोटे से दिमाग ने बहुत पहले ही ये आदेश अपने डीमन साथियों को दे दिया था। तभी माइक कहता है तो मैं यहाँ घास छिलने के लिए बैठा हूँ, तू फिर मुझसे क्यों पूछ रहा था करके। तभी पिगी कहता है मास्टर मैं तो फॉर्मेलिटी कर रहा था। सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है इवेलिया सिटी के किंग का सीन, जो कि अपने महल की खिड़की के पास खड़े होकर के सारे डीमंस को देख रहा होता है कि किस तरीके से वो सारे डीमंस ह्यूमन को जान से मार रहे होते हैं और ये जंग ह्यूमन हार चुके होते हैं। और तभी वो डीमन कमांडर किंग के पीछे आके खड़ा हो जाता है। तभी किंग कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी मुझ तक पहुंच जाओगे। तभी डीमन कमांडर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम सरेंडर कर दो या तो यहाँ से भाग जाओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं। मगर वो किंग कहता है कि हम ह्यूमंस कभी भी तुम जैसे डीमंस के सामने नहीं झुकेंगे। ये कह करके वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और डीमन कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी डीमन कमांडर अपनी स्टिक को हाथ में लेता है और अपनी स्टिक से बैरियर मैजिक को समन करता है और एक लेजर बीम अटैक सीधा किंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से किंग तो वहां दाना शाही हो जाता है। और तभी पीछे से पिगी दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मास्टर हमने इवेलिया सिटी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, अब हमें आगे क्या करना है, क्या हम सारे ह्यूमंस को जान से मार दें। तभी कमांडर कहता है कि नहीं, सारे ह्यूमंस को जाकर के ट्रीट करो और उन्हें हील करो और साथ में इस गधे किंग को भी तुम हील करो। ये सुनकर के पिगी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, मगर वो अपने कमांडर की बात को सुनकर के वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक विच वन कमांडर माइक को एक मैजिकल बॉल में देख रही होती है और उसे देख करके कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम इस इवेलिया सिटी को चंद दिनों के अंदर ही जीत जाओगे और तुम यकीनन मेरे बेस्ट कमांडर हो। और हमें यहाँ समझ में आता है कि ये लेडी इस कमांडर की बॉस होती है। और तभी हम देखते हैं कि वो कमांडर अपनी स्टिक को जमीन पे पटकता है और पूरी सिटी में ये अनाउंस कर देता है कि आज से इस इवेलिया सिटी में डीमंस का राज होगा। अभी हम इवेलिया सिटी के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पे चारों तरफ तबाही मची हुई थी और पहली बार ऐसा होता है कि डीमंस ह्यूमंस का सपोर्ट कर रहे होते हैं और उन्हें हील कर रहे होते हैं। ये देख करके माइक कहता है कि मैं चाहता हूं कि डीमंस और ह्यूमंस दोनों के दोनों एक साथ मिल करके रहें और इस दुनिया पे एक साथ मिल करके राज करें। मैं इस जंग को खत्म करना चाहता हूँ। और तभी माइक पलटता है और अपने चेहरे से मास्क को हटाता है, जो कि स्केलेटन मास्क होता है। तभी हम देखते हैं कि माइक भी एक इंसान होता है। तभी माइक कहता है कि 20 साल पहले मेरे ग्रैंडपा, जिनका नाम रोमवर्ट था और उन्हें गार्डियन ऑफ हेल भी कहा जाता था, वो एक ग्रेट डीमन मैजिशियन थे और वो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक सिटी के बाहर आए हुए थे। वैसे तो हर एक सिटी में वो ट्रैवल किया करते थे, मगर वो जब एक सिटी से वो गुजर रहे थे तभी उन्हें नीचे एक ह्यूमन का बेबी दिखा और उस बेबी को देख करके उन्हें इतनी तरस आ गई कि उन्होंने मुझे गोद ले लिया और तब से लेकर के आज तक उन्हें मुझे मैजिक सिखाया और साथ में मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया कि मैं एक डीमन कमांडर बन गया हूँ। मगर उन्होंने मुझे ये स्केलेटन मास्क दिया। इस मास्क को देते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी तुम इस मास्क को मत निकालना, क्योंकि डीमन लॉर्ड को अगर पता चल गया कि तुम ह्यूमन हो तो वो तुम्हें जान से मार देगा। इसी वजह से मैं इस मास्क को पहने रहता हूँ, जिसकी वजह से ये मेरी आइडेंटिटी को छुपाया रहता है। और मैंने अपने ग्रैंडपा की बात आज 20 साल हो चुके हैं, अब तक मैंने उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया है। माइक की नजर अपने टेबल के नीचे पड़ती है, जहाँ पे एक लड़की वहाँ पे छुपी होती है और माइक की बात सारी सुन लेती है। तभी वो रोते हुए कहती है कि प्लीज डीमन मास्टर, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं सुना है, प्लीज मुझे जान से मत मारिएगा। ये कहते कहते वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तभी माइक कहता है साला हद होती है, साल हो चुके हैं, आज तक कोई भी मेरे इस राज को नहीं जान पाया है और जानी भी तो ये एक लड़की। कह करके वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और वहीं पे अपनी आंखें
बंद कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और माइक पिगी के साथ शहर का गश्त लगा रहा होता है। तभी पिगी कहता है कि मास्टर, आखिर आप इन सारे ह्यूमन को जिंदा क्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि अब तक के जितने भी कमांडर थे उन सारे ह्यूमंस को जान से मार देते थे और उन्हें खा जाते थे। तभी माइक कहता है अगर हम ह्यूमंस को मार देंगे तो उनसे टैक्स कैसे लेंगे, और तभी कई सारे ह्यूमंस उसे घेर लेते हैं। तभी वो ह्यूमंस के सामने पिगी आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे कमांडर के सामने आए। तभी उन सारे ह्यूमन का लीडर आगे आता है और कहता है कि कमांडर प्लीज आप हमें बताएं कि अब हमें आपके लिए क्या करना होगा, क्योंकि अब आप इस एवेलिया सिटी के किंग हो चुके हैं। तभी डीमन कमांडर कहता है कि जिस तरीके से पिछले कमांडर्स को टैक्स देते थे वैसे मुझे देना। ये कहते ही वो वहां से गायब हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अलग सी गुफा में आ जाता है जिसके ऊपर एक जायंट डीमन मंकी अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वही विच वहां पे खड़ी होती है और उसे देख के मुस्कुरा रही होती है। तभी माइक कहता है कि बॉस यानी कि सफीरो, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, एटलीस्ट मुझे बता करके तो मेरे ऊपर अटैक किया करें। ये कह करके वो उस डीमन मंकी को काफी पीछे ढकेल देता है। तभी सफीरो कहती है कि मैं भला कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि डीमन लॉर्ड तुमसे तुरंत मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे ये सुना कि तुमने एवेलिया सिटी पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है तो वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं। तभी सफीरो कहती है कि माइक मेरे कंधे पे हाथ रखो, क्योंकि हमें टेलीपोर्ट होकर के डीमन लॉर्ड के पास जाना है। तभी माइक कहता है कि क्या आप सच बोल रही हैं? तभी सफीरो कहती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। तभी माइक आगे बढ़ता है और अपना एक हाथ सफीरो के कंधे पे रख देता है। तभी सफीरो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मौके का फायदा उठाओगे और मुझे कस के हक कर लोगे, मगर तुम एक नंबर के निठल्ले निकले। ये कह करके वो उसे टेलीपोर्ट कर देती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वेलिया सिटी के महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सर्वेंट उठती है और चारों तरफ देखती है और कहती है कि क्या मैं जिंदा हूँ। ये कह करके वो वहां से भागने लगती है, मगर वो एक बैरियर से टकरा करके वहीं पे रुक जाती है। कहती है क्या मैं यहाँ कैद हूँ, और जब वो पलटती है तो देखती है अपने सामने कुछ खाने के चीजें रखी होती हैं और वहाँ पे एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि जब तक मैं यहाँ पे नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम इस खाने के मजे लो और यहाँ पे आराम करो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो। फिर वो लड़की वहाँ पे रखे हुए एक बंद को उठा करके खाने लगती है। उसे इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो टेबल पे चढ़ के सारे बंद एक ही बार में खा करके खत्म कर देती है। माइक सफीरो के साथ डीमन लॉर्ड के मेंशन के बाहर आ जाता है। तभी माइक कहता है कि मेरी बॉस सफीरो को ही सिर्फ पता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ। और तभी वो डीमन लॉर्ड के मेंशन को देखता है जहाँ पे चारों तरफ बिजलियां कड़क रही होती हैं, जिसे देख के वो काफी डर जाता है। तभी सफीरो उसका मजा लेती है और कहती है कि तुम अभी से डर गए, तुम ह्यूमंस भी ना। और तभी वो लोग धीरे धीरे करके डीमन लॉर्ड के मेंशन की ओर बढ़ते हैं। तभी माइक कहता है कि सामने कई सारे गार्ड हैं, अगर वो मुझे चेक करेंगे तो मेरे मास्क को भी उतारेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ। तभी सफीरो कहती है कि ये चीज तुम मुझ पे छोड़ दो। ये कह करके वो तुरंत अपने स्पेल को कास्ट करती है और माइक को उसकी पावर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। और जब वो गार्ड माइक के सामने आके खड़ा होता है तभी सफीरो कहती है कि ये ग्रेट रोमबर्ट का ग्रैंडसन है। वो गार्ड कहता है कि भला रोमबर्ट को कौन नहीं जानता है, वो गार्डियन ऑफ हेल है। इनको देख करके सच में ऐसा लगता है कि वो सच में रोमबर्ट का ही पोता है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी सफोरा उसे लेकर के महल के अंदर आ जाती है और उसकी चेकिंग भी नहीं होती है। तभी माइक कहता है कि मैं उससे बाल बाल बच गया। तभी माइक एक दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी सफोरा कहती है कि मैं फिलहाल अंदर जा रही हूँ और डीमन लॉर्ड जैसे मुझे कहेंगी तुम्हें बुलाने के लिए मैं तुम्हें बुला लूंगी। तो माइक डीमन लॉर्ड के बारे में बताने लगता है कि ये डीमन लॉर्ड हर डीमन लॉर्ड से एकदम डिफरेंट है, बल्कि इस डीमन लॉर्ड ने डीमंस के आपस की बीच की जो फाइट हुआ करती थी उस फाइट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और उन सबको एकजुट करके ह्यूमंस के खिलाफ फाइट करने में लगा दिया है। तो इससे तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये डीमन लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल और कितना ज्यादा शातिर होगा। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कितना ज्यादा विशाल और कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मैं उसके ऑरा के सामने एक सेकंड भी टिक पाऊंगा या नहीं, कहीं वो मेरे इस मास्क के पीछे जो मेरा ह्यूमन फेस है उस फेस को वो ना जान जाए। ये सोच करके वो बेचारा घबरा रहा होता है। तभी सफोरा उसको अंदर बुला लेती है और वो दोनों ही डीमन लॉर्ड के सामने आकर के उसे ग्रीट करते हैं। और तभी डीमन लॉर्ड उससे कहती है कि तुम लोग अपना सर अब उठा सकते हो, और वो स्पेशली माइक से कहती है। और यहाँ पे तो माइक की फटके चार हो जाती है कि कहीं आज उसका भेद खुल ना जाए और डीमन लॉर्ड उसे जान से ना मार दे। और जैसे ही माइक अपनी सर को उठाता है वो देखता है कि डीमन लॉर्ड एक लड़की है। ये देख करके वो एकदम परेशान हो जाता है। उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि डीमन लॉर्ड एक किंग होगा, बट ये एक क्वीन निकली। और तभी वो क्वीन कहती है कि
माइक, तुम सच में इवेलिया सिटी को जीत करके तुमने मुझे खुश कर दिया है, इसलिए आज से मैं तुम्हें इवेलिया सिटी का किंग बनाती हूँ और मैं चाहूंगी कि तुम आसपास की जितनी भी सिटीज हैं उस पे भी कब्जा कर लो। ये सुनकर के माइक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी डीमन लॉर्ड कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने सारे इंसानों को छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तभी माइक कहता है घबराते हुए कि अगर मैं इंसानों को मार देता तो उनसे काम कौन कराता, और भला हमें टैक्स कौन देता, और हमारे लिए हथियार कौन बनाता, इसलिए मैंने उन्हें नहीं मारा। उसकी बात को सुन करके वो डीमन लॉर्ड कहती है कि तुम सच में ग्रैंडसन हो अपने ग्रैंडफादर रोमबर्ट के। मेरी सोच भी बिल्कुल तुम्हारे ग्रैंडफादर रोमबर्ट की ही तरह है। ये कहते हुए वो माइक की ओर देखने लगती है और तभी उसकी नजर माइक के मास्क पे पड़ जाती है। माइक यहाँ पे कांपने लगता है कि कहीं डीमन लॉर्ड ये पता ना कर ले कि मैं एक ह्यूमन हूँ। और तभी वो डीमन लॉर्ड तुरंत माइक के एकदम करीब आ जाती है, जिसे देख करके माइक एकदम डर जाता है और फ्रीज हो जाता है। तभी वो डीमन लॉर्ड कहती है कि तुम आगे भी ऐसे ही कई सारी ह्यूमन सिटी को मेरे लिए जीत के लाओ, और ये कह करके वो आगे वहां से टेलीपोर्ट होके चली जाती है। तभी माइक हाँफते हुए अपना मास्क बाहर निकालता है और कहता है कि सफोरा, मुझे तो लगा था कि आज ये डीमन लॉर्ड मुझे पहचान जाएगी, और ये कह करके वो अपने मास्क को पहन लेता है। तभी सफोरा कहती है कि तुम एक नंबर के फट्टू हो, इतने बड़े मैजिशियन होने के बाद भी तुम ते हो। तभी माइक कहता है कि मैं भले ही एक ग्रेट मैजिशियन हूँ मगर मैं एक ह्यूमन भी तो हूँ। तभी सफोरा कहती है तुम पागल हो। सीन शिफ्ट होता है और माइक अपने पैलेस में टेलीपोर्ट होकर के आ जाता है और वो देखता है कि वही मेट खाना खा करके मजे से कुर्सी पे ही सोई होती है। उसे देख करके तुरंत खांसता है, वो तो घोड़े बेच करके मुंह से लार चुआ करके सो रही होती है। और माइक की आवाज सुनते ही वो तुरंत जग जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है डीमन कमांडर प्लीज मुझे मत मारिएगा। तभी माइक कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो बोलती है कि मेरा नाम 13 सर्वेंट है। तभी माइक कहता है कि आखिर ये कैसा नाम है? तभी वो लड़की कहती है कि यहाँ पे सारे सर्वेंट्स को नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है, क्योंकि नाम को याद करना इतना आसान नहीं होता है। तभी माइक कहता है कि तुम्हारी मॉम या तुम्हारे घर वालों ने तो कोई नाम रखा होगा। ये कह करके वो तुरंत माइक को गले लगा लेती है, रोते हुए कहती है कि कमांडर मेरी मॉम मुझे साथे बुलाती थी। तभी माइक कहता है मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी वो और भी खुश होकर के माइक को और भी कस के गले लगाना शुरू कर देती है। फिर माइक अपनी सेना के पास आता है। तभी पीगी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है क्योंकि माइक अब एवेलिया सिटी का न्यू किंग जो बन चुका था। तभी माइक अपने सारे साथियों से बोलता है कि सबको मिल करके कैसे भी एवेलिया सिटी के इस बॉर्डर्स को यानी कि बाउंड्रीज को सही करना होगा। इसको कह करके वो पीगी से कहता है कि आखिर इस बॉर्डर्स को सही करने में कितना टाइम लग जाएगा यानी कि बाउंड्रीज को। तभी पिगी कहता है लगभग 6 महीने। तभी माइक कहता है कि नहीं, इसे तुम लोग 1 महीने के अंदर सही करो। और तभी माइक ह्यूमंस और डीमंस को एक साथ ही काम करने के लिए बोल देता है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि डीमंस और ह्यूमन एक साथ ही मिलकर के काम कर रहे हो। तभी पिगी कहता है कि हमारे कमांडर ने ह्यूमंस और डीमंस की एक टीम बनाई है जो कि मिक्स टीम है, और सबको 12-12 घंटे के लिए काम करने के लिए रखा है और सबको इसके बदले पैसे भी मिलते हैं। और हमारे कमांडर सच में जीनियस है, जो काम 6 महीने में हो सकता था वो काम अब सिर्फ 1 महीने में हो जाएगा। कई सारे डीमन एक पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी माइक वहां पे आकर के अपने स्पेल को कास्ट करता है और उस पूरे के पूरे पत्थर को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, और उसे डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उसे टेलीपोर्ट भी कर देता है जहां पे उसे रखना था। ये देख करके पिगी और भी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखें माइक को देख के चमक उठती हैं और कहता है कि सच में हमारे मास्टर ग्रेट हैं। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपने साथी से बोलती है कि तुम लोग जल्द से जल्द रोगैरिया सिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के आओ, क्योंकि मैंने सुना है कि वहां पे कई सारे ह्यूमंस इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में सब कुछ मुझे जानना है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रोगैरिया सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोगैरिया सिटी का किंग अपने व्हाइट रोज नाइट कमांडर को यह आदेश देता है कि वो इवेलिया सिटी में जाके अटैक करे, उसे जल्द से जल्द अपने कब्जे में कर ले। ये आदेश सुनते ही व्हाइट रोज नाइट की कमांडर वहां से चली जाती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इवेलिया सिटी के किंग यानी कि माइक का दिखाया जाता है जो कि बैठ करके इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं। साथ ही उसके लिए चाय लेकर के आती है और कहती है डीमन कमांडर प्लीज आप इसको पी ले, आपको थोड़ी रिफ्रेशमेंट फील होगी। तभी माइक कहता है कि तुम तैयार हो जाओ क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और रोजेरिया सिटी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाना है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमें रोजेरिया सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल होती है और कई लोग तो वहाँ बैठ करके जुआ खेल रहे होते हैं। तभी एक गली में एक बंदा कई सारे कप्स के अंदर बॉल्स को डाल करके इधर उधर घुमा रहा होता है और वहीं पे गई होती है साटे।
तभी साटे कहती है कि मुझे भी खेलना है और मुझे लगता है कि उस वाले कप के नीचे बॉल होगी। तभी वो बंदा कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तभी साटे कहती है नहीं। तभी उस बंदे की नज़र साटे की बॉडी पे पड़ती है और वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पे किसी और तरीके से पे कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। उसकी तो पूरी की पूरी नीयत साटे की बॉडी पे होती है, मगर उस बेचारी को कहाँ पता होता है। मगर तभी वहां पे माइक आ जाता है और अपने मैजिक से उस सारे ग्लास को उठा देता है और वहां पे पता चलता है कि उन तीनों ग्लास के नीचे बॉल तो थी ही नहीं और साटे यहाँ बच जाती है अपनी इज्जत लुटाने से। और तभी माइक उसे पकड़ के लेके जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही थी? साटे कहती है कि मास्टर माइक, मैं तो बस यहाँ पे सिटी को घूम रही थी कि आखिर यहाँ क्या चलता है, नई नई चीजें को देख रही थी क्योंकि मैंने ऐसी चीजें आज तक नहीं देखी थी। तभी वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और माइक की नजर कई सारे सोल्जर पे पड़ती है और तभी साटे कहती है कि आखिर इतने सारे सोल्जर कहाँ पे जा रहे हैं और वो ये कह करके डर जाती है। तभी माइक कहता है कि ये सारे के सारे सोल्जर इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कि सारे के सारे किंग हम डीमंस के खिलाफ एक अलायंस बना रहे हैं और वो लोग सब मिलकर के हमारे ऊपर जल्द से जल्द अटैक करेंगे। और मुझे लगता है ये सारे लोग डीमन लॉर्ड के मेंशन पे अटैक करने वाले हैं और वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो डीमन लॉर्ड को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगर इन सारे ह्यूमंस ने अलायंस बना लिया तो हम इस जंग को हार भी सकते हैं, जिसकी वजह से साते काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है कि अगर डीमंस अगर इस जंग को हार गए तो हम स्लेव के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। तभी माइक कहता है कि तुम परेशान मत हो क्योंकि हमारी ये जो डीमन लॉर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए हो सकता है कि हमारी डीमन लॉर्ड इस फाइट को जीत जाए। तभी साटे कहती है कि अगर ह्यूमंस इस फाइट को जीतते हैं तो हम सब स्लेव की जिंदगी बहुत खराब होगी, बिल्कुल उन बच्चों की तरह। जैसे कि हम जो स्लेव्स होते हैं हमारे बच्चे भी स्लेव ही बनते हैं, हमें सिर्फ पिंजड़ों में कैद करके रखा जाता है, हम कभी बाहर नहीं निकलते हैं। तभी माइक उसको सहलाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा और पक्का डीमंस ही जीतेंगे। ये सुन करके साटे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। मगर तभी वो जो 2 नंबर का मैजिशियन होता है वो एक पहलवान को लेकर के माइक और साटे के पीछे आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि ओए रुक जा, तू मेरी छमिया को लेकर के आखिर कहाँ जा रहा है? इसे तो यहाँ पे मेरे कर्ज को उतारना है, इसकी वजह से मैं इतना पिटा हूँ। तभी माइक वहां रुक जाता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर के माइक इधर उधर देखने लगता है, मगर वो बंदा माइक के ही सामने बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा होता है। तभी माइक अपनी मैजिक स्टिक को बाहर निकालता है और उन दोनों को ही फ्रीज करके उन दोनों की आसपास कई सारे मैजिकल क्रिस्टल लाके खड़ा कर देता है और कहता है कि अगर 2 कदम भी आगे बढ़ाया तो इस क्रिस्टल से मैं तुम लोगों को ढेर कर दूंगा। ये कह करके वो जो 2 कौड़ी का मैजिशियन होता है ना उसके हाथ के ऊपर माइक एक क्रिस्टल धसा देता है और कहता है कि मैं तुमसे जो पूछूंगा ना वो सच सच बताना। और ये कह करके वो काफी गुस्से से आगे बढ़ता है और कहता है कि इतनी सारी सेना आखिर इकट्ठा क्यों हो रही है? तभी वो कहता है कि मैंने सुना था कि ये लोग इवेलिया सिटी में जल्द से जल्द अटैक करने वाले हैं और वहां के सारे डीमंस को मार करके उस पे कब्जा करने वाले हैं, इसीलिए किंग ने आसपास की जितनी भी कंट्रीज है वहां से सोल्जर को बुलाया है और एक अलायंस बना करके उस इवेलिया सिटी पे अटैक करने वाला है। खबर को सुन करके माइक तुरंत टेलीपोर्ट हो करके इवेलिया सिटी में आ जाता है और तुरंत अपने पास लिलिथ को बुलाता है और लिलिथ काफी ज्यादा कूल अंदाज में मटकते हुए माइक के पास आती है और कहती है कि डीमन कमांडर, आप तो मुझे भूल ही गए हैं, क्या आप मेरा रस कभी चूसना नहीं चाहेंगे? करके वो डीमन कमांडर के और करीब आ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, मगर बेचारा माइक वहां चुपचाप खड़ा ही होता है। तभी लिलिथ की नजर साटे पे पड़ जाती है और कहती है कि मेरे रहते हुए तुमने इस गंदी भद्दी ह्यूमन को अपने पास क्यों रखा हुआ है? इसे तुरंत यहाँ से भगा दो वरना मैं इसे लात मार करके यहाँ से भगा दूंगी या तो फिर इसे काट करके खा जाऊंगी। ये सुन करके साते कहती है कि मैं मिस्टर माइक की सर्वेंट हूँ, ना कि उनकी आशिक, वो जो कहेंगे मैं वो करूंगी। ये सुन करके ललित और भी ज्यादा भड़क जाती है और वो दोनों ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं माइक को लेकर के कि कौन माइक के पास रहेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें रोज़ेरिया सिटी के वॉरियर्स का सीन दिखाया जाता है जो इवेलिया सिटी के बाहर आ जाते हैं और वहां पे कई सारे व्हाइट रोज नाइट खड़े होते हैं इवेलिया सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए, मगर यहाँ पे माइक ने उससे पहले ही अपना जाल बिछा दिया था और ललित और पीगी को सारा प्लान बता दिया होता है।
और जैसे ही ये व्हाइट रोज नाइट इवेलिया सिटी के ऊपर अटैक करने वाले ही होते हैं, तभी जमीन से कई सारे स्केलेटन की फौज निकलती है, जिसे देख करके नाइट्स डर जाते हैं क्योंकि स्केलेटन को जितना मारो ये साले फिर से जुड़ जाते हैं। और तभी उन नाइट्स के ऊपर कई सारे गॉब्लिन डीमन अपनी अपनी तीर से अटैक करना शुरू कर देते हैं और पलक झपकते ही ये सारी व्हाइट रोज नाइट्स को सारे के सारे डीमन घेर लेते हैं और सब के सब टूट पड़ते हैं उन नाइट्स के ऊपर। और यहाँ पे वो नाइट्स को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है, जिसे देख करके पिगी कहता है कि मास्टर, वो जो घोड़े पे सवार लड़की जा रही है वो व्हाइट रोज नाइट की कमांडर है। ये कहना ही था, तभी एक बंदा माइक के पीठ में एक तीर मार देता है और वो तीर सीधा आकर के माइक के सीने को चीर देती है, जिसकी वजह से माइक वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। जिसे देख करके पिगी चारों तरफ चिल्लाना शुरू कर देता है और तुरंत सफोरा को मैसेज भेज देता है कि माइक को तीर लग चुका है और उसको उसकी जरूरत है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें रोजगैरिया सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग ने ये आदेश दे दिया था कि व्हाइट रोज नाइट की कमांडर एलेस्ट्रियल को नजरबंद कर दिया जाए, क्योंकि वो जंग में अपने साथियों को लेकर के भाग गई थी और उसे तो बल्कि उस जंग में शहीद हो जाना चाहिए था, क्योंकि ह्यूमंस को कभी भी डीमंस के खिलाफ भागना नहीं चाहिए। अरे बेटा, कभी तुम जा करके तलवार उठा करके फाइट तो करो। उसने तो अपने साथियों की जान बचाई थी, मगर फिर भी किंग एलेस्ट्रियल को कैद करने की सजा दे देता है। तभी एक सिपाही कहता है कि मास्टर, एलेस्ट्रियल के बारे में आप जानते हैं। मगर तभी किंग कहता है कि जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक बिस्तर पे लेटा होता है। जैसे ही वो अपनी आंख खोल करके पलटता है, उसके बगल में सफोरा लेटी होती है और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी नजर आ रही होती है। उसे देख करके माइक डर जाता है। तभी सफोरा कहती है कि मैं क्या ही करती, मैं तुम्हारा इलाज कर रही थी तो तुम मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम तो मुझसे एकदम लिपट गए थे, इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ा। ये कह करके सफोरा अपने कपड़े को पहन लेती है और कहती है, मैंने तुम्हारे तीर को निकाल तो दिया है, मगर फिलहाल के लिए तुम्हें कुछ पल के लिए आराम करना होगा, क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो और तुम्हारे घाव को भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मगर मैंने तुम्हारी बॉडी को इस तरीके से हील किया है कि वहां पे एक भी निशान नहीं है। मगर मैं सोच रही थी कि रात में तुम्हारा फायदा उठा लूं, मगर मैंने फिर सोचा कि जाने दो, फिर कभी ऐसा मौका मिल सकता है मुझे। ये कह करके वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और माइक उसी तीर को उठा करके देखने लगता है आखिर ये क्या चीज है। तभी आवाज आती है और माइक तुरंत अपने स्केलेटन मास्क को पहन लेता है और अपने भेष को चेंज करके एक डीमन फॉर्म में आ जाता है। और तभी वहां पे लिलिथ कूदते हुए तुरंत आगे आती है और उसे कस के गले लगा लेती है, जिसे देख करके साथे काफी भड़क जाती है और कहती है कि कमांडर से दूर हटो, उन्हें चोट लगी है। इस चीज को लेकर के उन दोनों के बीच में फिर से बहस होना शुरू हो जाती है। तभी पिगी आकर के लिलिथ को उठा करके दरवाजे के बाहर फेंक देता है और तभी लिलिथ पिगी को गलियाना शुरू कर देती है और कहती है कि मोटे बहते हाथी, चर्बी की दुकान, दरवाजा खोल। मगर पिगी दरवाजा नहीं खोलता है, जिसे देख करके साटे कहती है कि तुम बेस्ट हो और काफी स्मार्ट हो। मगर लिलिथ सुन लेती है और कहती है कि तू एक नंबर का सुअर है, भद्दी शक्ल वाले, और उल्टा सीधा उसे बोलने लगती है। अभी पिगी माइक को बताता है कि व्हाइट रोज नाइट की जनरल एलेस्ट्रियल को कैद करके रख लिया गया है। तभी माइक कहता है कि मुझे उससे कुछ पूछना है, इसलिए मैं वहां पे जाने वाला हूँ। ये कह करके सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट रोज नाइट की कमांडर एलेस्ट्रियल जिस जगह कैद थी उस जगह का सीन दिखाया जाता है और माइक के पीछे पीछे लिलिथ भी आ जाती है और कहती है कि ये कितना अच्छा हसीन मौका है ना, क्योंकि ना हम कोने में चलें और रोमांस करें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या कहते हो कमांडर? और तभी माइक कहता है कि सामने कई सिपाही हैं और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चुपचाप अंदर जाऊं और अपने जितने भी सारे क्वेश्चन हैं एलेस्ट्रियल से मैं पूछ दूं। तभी हम देखते हैं कि लिलिथ जा करके उन सारे ह्यूमंस को ढो डालती है और मार करके बेहोश कर देती है और कहती है रास्ता तो साफ है। ऐसा करते करते वो कई सारे ह्यूमंस को मार मार करके उनसे चाबी, चीजें छीन छीन करके रख लेती है और कहती है कि देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ माइक, मैंने यहाँ पे आपके लिए रास्ता क्लियर कर दिया। तभी माइक कहता है कि ठीक है, नीचे तुम नजर रखना, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये कह करके वो एलेस्ट्रियल के रूम में चला जाता है, मगर तभी एलेस्ट्रियल उसके ऊपर अटैक कर देती है एक नाइफ से। उस नाइफ को अपना तरफ आता हुआ देख करके माइक उसे डॉज करता है और गलती से आपस की लड़ाई के चक्कर में माइक एलेस्ट्रियल के ऊपर ही गिर जाता है और यहाँ पे काफी अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं और माइक उसके ऊपर चढ़ा होता है। तभी एलेस्ट्रियल कहती है कि तुम कैसे ठरकी डीमन हो, मेरे ऊपर से हटो। तभी माइक घबराता हुआ तुरंत उठ जाता है, मगर एलेस्ट्रियल उसकी आंख को देख लेती है जो कि एक ह्यूमन की तरह दिख रही होती है, जिसे देख करके एलेस्ट्रियल कहती है तुम डीमन नहीं, तुम ह्यूमन हो, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। तभी माइक उसकी बात को काटता और कहता है कि
तुम मुझे ये बताओ कि वेलिया सिटी में तुमने मेरे ऊपर अटैक कराया था। यहाँ पे एलेस्ट्रियल कुछ बोल पाती, तब तक उस जेल में अलार्म बज जाता है और कई सारे सैनिक एलेस्ट्रियल के रूम की ओर आ रहे होते हैं, जिसे देख करके माइक काफी हैरान भी होता है कि इस ललित ने तो गड़बड़ कर दी। एलेस्ट्रियल उसके गर्दन पे चाकू रख देती है। तभी माइक टाइम को फ्रीज कर देता है अपने मैजिक से, और जिसकी वजह से एलेस्ट्रियल और जितने भी भाई होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। तभी माइक कहता है कि मैंने यहाँ पे टाइम को कंट्रोल कर लिया है, तुम लोग कितनी भी कोशिश करोगे भागने की, तुम भाग नहीं सकते हो। ये कह करके वो अपनी छड़ी से उन सब के ऊपर अटैक कर देता है, और ये अटैक इतना खतरनाक होता है जिसकी वजह से एलेस्ट्रियल जहाँ खड़ी होती है वो जमीन हिलने लगती है और एलेस्ट्रियल नीचे गिरने लगती है और वो कस के चिल्लाती है। उसकी आवाज को सुन करके माइक तुरंत वहां जाता है और उसे अपनी गोद में पकड़ के सीधा जमीन पे अच्छे से लैंड करा देता है, जिसे देख करके एक बार फिर वहां पे अजीब सी सिचुएशन बन जाती है और एलिस्टियल कहती है मुझे छोड़ो, तुम आखिर मुझे कैसे गोद में उठा सकते हो, तुम एक डीमन हो। तभी माइक कहता है कि तुम मुझे सच बता दो, क्या तुमने इवेलिया सिटी में मेरे पर पीठ पीछे अटैक कराया था? मगर तभी एलेस्ट्रियल कहती है कि मैं एक नाइट हूँ, मैं सामने से वार करती हूँ, पीछे से नहीं। और तभी माइक एलेस्ट्रियल का माइंड रीड करने लगता है, और उसका माइंड रीड करते करते उसे ये पता चल जाता है कि एलेस्ट्रियल काफी अच्छी ह्यूमन है, और उसको ये रीड करते हुए एलेस्ट्रियल की ओर देखने लगता है। तभी पीछे से लेलेत आ जाती है और कहती है कि एक तो हमारे मेंशन में साटे, ऊपर से ये एलेस्ट्रियल, आपको सिर्फ ह्यूमंस ही पसंद में आते हैं क्या डीमन कमांडर? करके वो माइक को ढकेल देती है और कहती है कि आप मुझे गले लगाए ना, मुझसे प्यार करें, ललित को, अपनी प्यारी ललित को, ऐसे दो कौड़ी के ह्यूमंस को क्यों प्यार कर रहे हैं? तभी माइक एलेस्ट्रियल से कहता है कि तुम अच्छी इंसान हो, हमेशा अपने दिल की सुनना ना लोगों की। ये सुनकर के ललित कहती है आपको कैसे पता चला? तभी माइक कहता है कि मैंने उसके माइंड को रीड किया था। तभी माइक कहता है अब घर जाने का वक्त आ चुका है। तभी ललित कहती है अरे मुझे तो रोमांस करना है, मुझे घर नहीं जाना है। ये कह करके वो वहां पे हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि प्लीज ना, कहीं कुपचे में चलते हैं, रोमांस वगैरह करते हैं, इतनी भरी जवानी में आप मुझे मेंशन क्यों ले जाना चाहते हैं? तभी माइक एक पोर्टल को ओपन करता है और ललित को लेकर के वहां से चला जाता है। बेचारी ललित ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एवेलिया सिटी के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे माइक आटे को कुछ गेहूं के बीज देता है और कहता है कि इसे गार्डन में ले जा करके तुम बो दो। ये सुनकर के साटे उस गेहूं के बीज को ले लेती है और फिर माइक से कहती है कि कमांडर आपको पता चला कि आपके ऊपर अटैक किसने कराया था? कहीं एलेस्ट्रियल ने ही तो पीठ पीछे आपके ऊपर अटैक नहीं कराया था? तभी माइक कहता है कि नहीं, एलेस्ट्रियल ने मेरे पर अटैक नहीं कराया था, ये जरूर हमारे अंदर का ही कोई है, क्योंकि जिसने मेरे ऊपर अटैक कराया था वो एलेस्ट्रियल के ही ग्रुप के तीर को लिया था, मगर अटैक करने वाला जो बंदा था वो हमारे में से ही कोई है, यानी कि जितने डीमंस हैं उनमें से कोई एक डीमन है। ये सुनकर के साटे कहती है कि आप तुरंत उस डीमंस को पकड़ते क्यों नहीं है? तभी साटे कहता है सारे डीमंस को इकट्ठा करने का आदेश दे दो। सीन शिफ्ट होता है और सारे डीमन इकट्ठा हो जाते हैं, और तभी उन सबको माइक देखने लगता है और कहता है कि आज मैं इन सब के माइंड को रीड करके ये पता लगा लूंगा कि आखिर मेरे ऊपर अटैक करने वाला कौन सा ग्रुप था। ये कह करके माइक उन सारे डीमंस के माइंड को रीड करने लगता है, और जब रीड करते करते वो पिगी की ओर देखता है तो पिगी कहता है कि फाइनली मेरे मास्टर मेरे माइंड को रीड कर रहे हैं। मैं उन्हें इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि यहाँ पे खड़े हुए कोई भी डीमन उन्हें इतना प्यार नहीं करता होगा। तभी माइक को दूर कहीं एक गॉब्लिन की आवाज आती है कि कहीं ये मेरे माइंड को रीड करके ये पता ना लगा ले कि मेरे ही ट्राइब वालों ने इसके ऊपर अटैक कराया था। और माइक को ये पता चल जाता है कि गॉब्लिन ट्राइब ने उसके ऊपर अटैक किया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माइक तुरंत सफीरो के पास आ जाता है, और सफीरो तो बाथटब में नहा रही होती है, और उसे देख करके माइक काफी ज्यादा शर्मा जाता है, मगर सफीरो तो उसे अभी भी लाइन मार रही होती है। और वो माइक अपने बॉस को ये इन्फॉर्म करने आया होता है कि उसके ऊपर अटैक करने वाले गॉब्लिन ग्रुप है। तभी सफीरो कहती है कि अगर ऐसा उस गॉब्लिन ने किया है तो मैं जरूर उन सबको सजा दूंगी। तभी माइक कहता है कि उन गॉब्लिन का लीडर जैस ने ही मेरे ऊपर अटैक कराया होगा, वो काना जैस। वैसे आपके ग्रुप में काना कौन है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तभी सफीरो कहती है उसे तो सजा मिलेगी, मगर फिलहाल के लिए अगर तुम चाहते हो रिलैक्स होना तो तुम मेरे बाथटब में आ सकते हो। ये कह करके वो खड़ी हो जाती है, और बेचारा माइक अपना मुंह फेर लेता है, और तभी अपने बाल को हवा में उड़ाते हुए सफीरो कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉब्लिन का कमांडर जैस को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका साथी आगे बताता है कि माइक अकेला ही हमारे ट्राइब में आ चुका है, हमें क्या करना होगा। तभी जैस कहता है कि वो तो हमसे पिछली बार बच गया है, मगर इस बार वो अकेला आ रहा है,
हम उसे जान से मार देंगे। ये कहते वो तुरंत वहाँ से उतरता है और माइक से मिलने के लिए चला जाता है और माइक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम्हें पता चल गया था कि हमने तुम्हारे पर अटैक कराया मगर फिर भी तुम अकेले हमारी इस ट्राइब में आ गए। तुम जानते हो ना कि हम गॉब्लिन हर किसी को मार देते हैं और तुमने ह्यूमंस को बचा करके बहुत बड़ी गलती की और आज हम तुम सबको मार करके इस डीमन लॉर्ड को भी मार देंगे और साथ में इस पूरे के पूरे डीमन वर्ल्ड पे हमारा कब्जा होगा, गॉब्लिन का कब्जा। ये कह करके वो काफी गुस्से में उन लोग की ओर देखता है। तभी माइक कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँगा। ये कह करके पीछे धमाका होता है, गॉब्लिन पलटता है और देखता है कि आसमान से आग की बारिश हो रही होती है और तभी पीछे से माइक कहता है कि तुम्हारे सारे साथी यहाँ तो है ना। तभी यहाँ पे गॉब्लिन के तो मुंह से पसीना छूटने लगता है और ये सारा धमाका सफीरो आसमान में से कर रही होती है और कहती है कि आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये देख करके माइक कहता है ये सफीरो हमेशा भावुक हो जाती है और मेरे चक्कर में ये पूरे के पूरे सिटी को ही बर्बाद करके रख देगी। हमें सिर्फ इस डीमन कमांडर जैस को मारना था, ना कि सारे के सारे गॉब्लिन को। तभी हम देखते हैं कई सारे स्केलेटन वॉरियर आकर के उन सारे गॉब्लिन को मारने लगते हैं। अभी माइक जैस को पकड़ने वाला ही होता है मगर तभी जैस के कई सारे गॉब्लिन साथी आकर के जैस को बचा लेते हैं और उसे भागने में मदद करते हैं और जैस वहां से काफी तेजी से छत से कूदता हुआ भाग रहा होता है और इधर माइक कई सारे गॉब्लिन से फाइट कर रहा होता है। जैस को वहां पे रोकने के लिए एक बड़ा सा जायंट डीमन आ जाता है मगर जैस इतना बड़ा चालाक होता है कि उसे भी चकमा दे करके एक खुफिया दरवाजे से वहां से भाग जाता है और वो जैसे ही वहां से भागता है उसके पीछे माइक आ जाता है और उसे देख करके जैस कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मेरे खुफिया रास्ता के बारे में। तभी माइक कहता है कि मैंने अरे पीछे एक जासूस को पहले ही लगा दिया था और मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई खुफिया दरवाजे से यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। तभी माइक का जासूस वहां गॉब्लिन के पीछे से बाहर आता है जो कि एक बैट होता है मगर वो गॉब्लिन उसे जान से मार देता है और सीधा काफी तेजी से माइक के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है मगर माइक एक शील्ड बना करके उसके अटैक को डॉज कर देता है और कहता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हुए कि तुम मेरी इस शील्ड को तोड़ पाओ। कह करके वो उस गॉब्लिन को कैद कर लेता है और कई सारे पेड़ के रूट से बांध करके हवा में टांग देता है। तभी वो गॉब्लिन से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी जैस गॉब्लिन कहता है कि तुम जानते हो कि हमारा ये डीमन लॉर्ड एक नंबर का बेकार है, वो ह्यूमंस को जान से मारने के लिए हमें मना करता है और हम गॉब्लिन ह्यूमंस को मार करके उसके फ्लैश को खाना चाहते हैं और वो हमें रोकना चाहता है। हम कई लोग मिल करके उस डीमन लॉर्ड को जान से मार देंगे। ये कह करके वो अपने एक हाथ को छुड़ा करके माइक के ऊपर अपने एक खंजर से अटैक कर देता है और उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके माइक उसे डॉज कर देता है और फिर से गॉब्लिन को पकड़ लेता है और कहता है कि जैसा कि तुमने यहाँ पे कहा कि हम यानी कि तुम्हारे साथ और भी कोई मिला हुआ है। यहाँ पे माइक उससे उगलवा ही रहा होता है तभी वहां पे सफोरा आ जाती है और कहती है कि इससे तुम नहीं उगलवा पाओगे, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये कह करके वो आगे बढ़ने लगती है मगर माइक कहता है कि तुम पागल हो, अगर तुम फिर से भावुक हो जाओगी तो तुम इसे मार दोगी। मगर तभी उस गॉब्लिन को पीछे से कोई पॉइजन दे देता है जिसकी वजह से उसकी जान धीरे धीरे जाने लगती है, जिसे देख करके सफोरा नीचे आती है और गॉब्लिन को नीचे लेटा देती है और गॉब्लिन से कहती है देखो तुम्हारे साथी ही तुम्हें बचाने की वजह तुम्हें जान से मार दिए हैं, आखिर तुम्हारे साथ और कौन कौन है, मरते वक्त तुम ये तो बता दो। मगर माइक उसे हील करने की कोशिश करने लगता है मगर वो उसे हील नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि ये पॉइजन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे देख करके सफोरा कहती है कि इसके पीछे जो भी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो जैस गॉब्लिन कमांडर मरते मरते ये बता देता है कि उसके पीछे बेस्टियो है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन लॉर्ड के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे माइक और सफीरो डीमन लॉर्ड के सामने आ करके उस गॉब्लिन वाइस कमांडर जैस के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे वो डीमन लॉर्ड को जान से मारने वाला था और साथ में उसका साथ देने में जो उसकी हेल्प कर रहा था वो बेस्टियो था। ये सुन करके डीमन लॉर्ड कहती है कि क्या तुमने ये सब अपनी कानों से सुना है। इस बात को सुन करके माइक और सफीरो वो दोनों ही हाँ में सर हिलाते हैं। तभी डीमन लॉर्ड कहती है अगर ऐसा है तो ठीक है। और तभी पीछे से एक अजीब सा बंदा आता है जिसके हाथ में उसकी खोपड़ी होती है और उसके पूरी बॉडी में एक कवच होता है और उसे दिखाते ही हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतना लंबा एपिसोड को एडिट करने में भाई हालत ख़राब हो जाती है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और इसका ये फर्स्ट सीज़न था जो कि ख़त्म हो चुका है। अगर आप चाहते हैं इसका सेकंड सीज़न देखना
तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से हमें कमेंट करें कि सीज़न 2 हमें देखना है और मैं जल्द से जल्द आपके लिए वन शॉट में सीज़न 2 एडिट करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सबसे बड़ी बात, थैंक यू फॉर वॉचिंग।